हम 360 रुपया क्विंटल या 3600 रुपया टन हुआ, 3600 रुपया टन गन्ने का देते। अगर पंजाब की छोटे से प्रांत की सरकार 3600 रुपया टन दे सकती है और 7 साल पहले जब सरकार छोड़ी तो गन्ने का प्राइस निर्धारित करने की जिम्मेवारी शिव कुमार जी मेरे पास थी। सब किसान भाई आए, उन्होंने कहा हमें ये कम है गन्ने का रेट। उन दिनों एफएपी जो है, जो केंद्र का रेट है, वो 240 होता था। उन्होंने कहा हमें तो 300 चाहिए। मैंने कहा नहीं, 300 गलत मांग रहे हो। तो उन्होंने सोचा है कम करेगा, तुम 310 रुपया लो। 10 रुपया और बढ़ा कर दिया। अगर किसान, खेत मजदूर, दलित, पिछड़ों की जिंदगी चलेगी, उनके हाथ में पैसा होगा तो ही तो अर्थव्यवस्था चलेगी। वो पैसा उनकी जेब में गया, उससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा चली और रोजगार पैदा हुआ। हम अगर 3600 रुपया टन दे सकती है कांग्रेस की सरकार, तो कर्नाटक की सरकार क्यों नहीं दे सकती और ये शुगर मिल क्यों चालू नहीं कर सकती? ये कुछ बातें हैं जो मैं आज आपसे करना चाहता था। एक बात और कहूंगा, ये शायद कर्नाटक का सबसे नौजवान विधानसभा क्षेत्र है। 51% या उससे भी ज्यादा नौजवान 40 वर्ष से कम आयु के हैं। पत्रकारों की आयु देख के भी पता चल रहा है कि ये पूरा इलाका बहुत युवा है। 2 करोड़ रोजगार हर साल मोदी जी ने देने थे और अच्छे दिन आने थे। 7 साल हो गए, बेरोजगारी हिंदुस्तान में पहली बार 8 और 9% को छू रही है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। कर्नाटक भी बेरोजगारी के पायदान में बहुत ऊपर है। ये नौजवान क्या करें? किसानी आप कर नहीं सकते, क्योंकि ना गन्ने का रेट मिलेगा, ना धान का रेट मिलेगा। मजदूरी का कोई संसाधन नहीं है। मनरेगा में आप पैसा देंगे नहीं। केंद्र की सरकार नौकरियां भर्ती करेगी नहीं। प्रांत की सरकार के पास नौकरियां हैं नहीं। प्रांत की सरकार के पास तो सरकार चलाने का पैसा नहीं। और पूरी सरकार और उसका शासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसीलिए बीजेपी को बहुत झूठी पार्टी या भ्रष्टाचार जगाओ पार्टी भी कहते हैं। तो इसलिए साथियों, ये एक मौका है, आपके माध्यम से मैं आपके पाठकों और दर्शकों को अपील करूंगा बदलाव का, ताकि उस बदलाव के माध्यम से एक ऐसा नौजवान हमारी आवाज बनकर विधानसभा में जाए जो आवाज। आपने सब महानुभाव जो मंच पर मौजूद हैं उनका स्वागत किया। What would you prefer, इंग्लिश और हिंदी? आपने उनका सबका स्वागत किया, पर एक भूल है। तो इसलिए मैं हम सब की तरफ से आप सब पत्रकार, छायाकार, कैमरामैन, कैमरा के साथियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं, क्योंकि मुखातिब तो आपसे होने हैं। दोस्तों, आज देश और प्रदेश दोनों में सबसे बड़ा एक ही मुद्दा है, और अगर मैं उसे एक लाइन में कहूं तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हो सकती है। मोदी और बोम्मई जी और महंगाई तीनों मार गए। मोदी और महंगाई दोनों मार गए पहले कहते थे, पर अब है नया नारा है, मोदी, बोम्मई और महंगाई तीनों मार गए। आज आम जनमानस की जिंदगी दूभर है। कर्नाटक का गरीब, कर्नाटक का दलित और पिछड़ा, कर्नाटक का नौजवान आज दर दर की ठोकरें खाने को और खून के आंसू पीने को मजबूर है। आज घर के अंदर जो बजट है, तनख्वाहें कम हो गई। अगर कोई व्यवसाय करता है तो इनकम आय आधी रह गई और खर्चा डबल हो गया। आजकल लोग पहले सुबह सुबह उठकर भगवान की आरती उतारने की बजाय, वो तो करते ही हैं, प्रभु में मेरा भी अटूट विश्वास है, पर गैस सिलेंडर की और मोटरसाइकिल, स्कूटर की आरती उतारते हैं कि 2 किलोमीटर की औसत एवरेज ज्यादा दे देना। ये परिस्थिति है।
मैं देख रहा था, मैं माने साहब से, क्योंकि ये नौजवान हैं, प्रगतिशील हैं, तरक्की पसंद हैं। पेट्रोल की कीमत आज 110 रुपया 60 पैसे प्रति लीटर है, जो 74 साल में हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। डीजल की कीमत 101 रुपया 30 पैसे प्रति लीटर है, जो पिछले 74 साल में सबसे अधिक है। रसोई गैस की कीमत 925 रुपया प्रति सिलेंडर है, जो पिछले 74 साल में सबसे अधिक है। मोदी जी 70 साल की बात करते थे, इसलिए बता रहा। हम 360 रुपया क्विंटल या 3600 रुपया टन हुआ, 3600 रुपया टन गन्ने का देते। अगर पंजाब की छोटे से प्रांत की सरकार 3600 रुपया टन दे सकती है, और 7 साल पहले जब सरकार छोड़ी तो गन्ने का प्राइस निर्धारित करने की जिम्मेवारी शिव कुमार जी मेरे पास थी। सब किसान भाई आए, उन्होंने कहा हमें ये कम है गन्ने का रेट। उन दिनों एफएपी जो है, जो केंद्र का रेट है, वो 240 होता था। उन्होंने कहा हमें तो 300 चाहिए। मैंने कहा नहीं, 300 गलत मांग रहे हो। तो उन्होंने सोचा है कम करेगा, तुम 310 रुपया लो। 10 रुपया और बढ़ा कर दिया। अगर किसान, खेत मजदूर, दलित, पिछड़ों की जिंदगी चलेगी, उनके हाथ में पैसा होगा, तो ही तो अर्थव्यवस्था चलेगी। वो पैसा उनकी जेब में गया, उससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा चली और रोजगार पैदा हुआ। हम अगर 3600 रुपया टन दे सकती है कांग्रेस की सरकार, तो कर्नाटक की सरकार क्यों नहीं दे सकती, और ये शुगर मिल क्यों चालू नहीं कर सकती? ये कुछ बातें हैं जो मैं आज आपसे करना चाहता था। एक बात और कहूंगा, ये शायद कर्नाटक का सबसे नौजवान विधानसभा क्षेत्र है। 51 या उस % या उससे भी ज्यादा नौजवान 40 वर्ष से कम आयु के हैं। पत्रकारों की आयु देख के भी पता चल रहा है कि ये पूरा इलाका बहुत युवा है। 2 करोड़ रोजगार हर साल मोदी जी ने देने थे और अच्छे दिन आने थे। 7 साल हो गए, बेरोजगारी हिंदुस्तान में पहली बार 8 और 9% को छू रही है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। कर्नाटक भी बेरोजगारी के पायदान में बहुत ऊपर है। ये नौजवान क्या करें? किसानी आप कर नहीं सकते, क्योंकि ना गन्ने का रेट मिलेगा, ना धान का रेट मिलेगा। मजदूरी का कोई संसाधन नहीं है। मनरेगा में आप पैसा देंगे नहीं। केंद्र की सरकार नौकरियां भर्ती करेगी नहीं। प्रांत की सरकार के पास नौकरियां हैं नहीं। प्रांत की सरकार के पास तो सरकार चलाने का पैसा नहीं। और पूरी सरकार और उसका शासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसीलिए बीजेपी को बहुत झूठी पार्टी या भ्रष्टाचार जगाओ पार्टी भी कहते हैं। तो इसलिए साथियों, ये एक मौका है, आपके माध्यम से मैं आपके पाठकों और दर्शकों को अपील करूंगा बदलाव का, ताकि उस बदलाव के माध्यम से एक ऐसा नौजवान हमारी आवाज बनकर विधानसभा में जाए, जो आवाज नरेंद्र मोदी साहब या जेपी नड्डा साहब राशन की दुकान से राशन खरीदने गए हैं। काश अगर गए होते, काश अगर उन्होंने गृहस्थी बसा ली होती ठीक ठाक, प्रधानमंत्री जी ने, हम बड़ा आदर करते हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन्हें आटे, दाल, चीनी का भाव पता चल जाता। इसीलिए मैंने कहा मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक है। और एक तरफ, और प्लाईवुड की भी अगर आप कीमत देखें तो वो भी बढ़ गई। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल 40% बढ़ गया। 7 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी ने सरकार छोड़ी, तो याद करिए $108 प्रति बैरल कच्चा तेल था। आज लगभग 70 और $80 पे होवर कर रहा है इस समय। वो भी अभी हुआ है पिछले 7 साल में, नहीं तो $20 प्रति बैरल भी रहा। तब भी 70 रुपया तो पेट्रोल की कीमत थी, और लगभग 54-55 रुपया डीजल की कीमत थी। तो ये कीमतें बढ़ी क्यों? क्योंकि इन कीमतों पर मोदी टैक्स और बम्बई टैक्स लगता है। मैं वो सारे आंकड़े मेरे पास हैं, पर एक फिगर दूंगा। 7 साल में
भारतीय जनता पार्टी ने, केवल केंद्रीय सरकार ने, मोदी सरकार ने 7 साल में आपकी जेब काटकर 18 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज से इकट्ठा किया। 18 लाख करोड़ रुपया। और यहां जो वैट लगाकर जो लोकल हम लगाते हैं, लगभग अगर आप वो फिगर लगाएं तो पिछले 22 महीने के अंदर 60,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने, भाजपा की ने, कर्नाटका में एकत्रित कर लिया। ये परिस्थिति है। तो आम जनमानस कहां जाए? और बात यहां खत्म नहीं होती। अगर मैं इस विधानसभा की थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करूं, तहसीलदार साहब यहां मौजूद हैं, कोलीवाड़ साहब यहां मौजूद हैं, और हमारे नौजवान साथी और भाई माने साहब यहां मौजूद हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल आया और उस कोरोना काल में पूरे प्रदेश को अपने हाल पर छोड़कर सरकार भाग गई। बीजेपी जो है वो भागकर अपने बिलों में, अपने घरों में चली गई। ना सांसद गण आए, ना विधायक गण आए, ना कोई और आया। एक ಸುರ್ಜಿವಾಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾನೆಯವರ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನನೂ ಇಲ್ಲ. ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತ ನದಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೈಯುವ ಆ ತವಕದೊಳಗೆ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲರ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿ. ಎಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಂಗಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ BJP ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ ಏನದ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು BJP ನಾಯಕರು ಕಲಿಬೇಕು. ಮಿತ್ರರಾದ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಲಘುವಾದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಲಘುವಾದ ಮಾತು. ಅದೇನು ತೋರಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ BJPಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, BJPಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಆ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಏನು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. कोई आदमी हो जाए तो वो ये तरीका होता है कि वो फिर कपड़े फाड़ता है, पत्थर मारेगा राह चलते लोगों को, किसी को टमाटर फेंकेगा ताकि उसकी तरफ लोग देखें। तो जो भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनको अब कोई भारतीय जनता पार्टी में पूछ नहीं रहा. He has lost any sense of balance and importance in his own house. So he is acting like a madman. उनका मानसिक संतुलन खो गया है. लगता है कि जो अडानी की बंदरगाह से 25,000 किलो हेरोइन के ड्रग्स आए थे, कहीं आप पूछिएगा, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने वो तो नहीं ले लिए. तो ऐसा है तो उन्हें किसी ना किसी मेंटल हॉस्पिटल या ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाया जाना चाहिए. धन्यवाद. Our question is, I think I've answered your question. You can ask it 10 times. My answer remains the same. we are asking only Subramania tweet.
That's why I'm saying, then you should have asked me in 2015. You can't ask me a 7-year-old question. I give you credit for lot of balance. सुब्रमण्यम जी ने जो लेटेस्ट ट्वीट किया, कृपया वो पढ़िए. उन्होंने कहा है मोदी जी को देश नहीं चलाना आता. तो हम भी यही कह रहे हैं. तो वो पूछिए उनसे. Any other questions? भाभी आपको बहुत नाराज होंगी अगर आप पूछेंगे नहीं. भाभी बहुत नाराज होने वाली हैं आपसे. तो आप तो या महंगाई पे सवाल पूछ लीजिए, नहीं तो आपकी और मेरी दोनों की खैर नहीं है आज. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಏನಾದ್ರು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು? ಈಗ ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮನೆ ತಗೊಂಡವನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಜೀವನ ಕೆಲಸ ಸಿಗದವನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದವನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತದಾರರು ನೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಮತ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಯಾವ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ? ಯಾಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸೋಲಿನ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೋಲಿನ ಭಯನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿ RSS ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷದವರಾಗಿ ತಾವು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಫಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಡಳಿತದ ವಿಫಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ RSS ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರ ಓಲೈಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, JDS ನವರು ಓಲೈಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿನೇ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿನೇ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸೆಯುವಂತ ಗುಗ್ಲಿ ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಎತ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ. ಈಗ RSS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾವು RSS ಸುದ್ದಿಗೂ ಬೇಡ, ಗೂಗ್ಲಿ ಬಾಲ್ಗೂ ಸುದ್ದಿನೂ ಬೇಡ. ಈ ಆನಗಲ್ಲು ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡಜನತೆಯ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಾಹೇಬರು ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ AICC ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು MP ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಬಂದು ಈಗ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ಈಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. We'll get you a house permanently there. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.